तो चैप्टर 3 का जो नेक्स्ट एमसीक्यू जो आ सकता है या जिस टाइप से पूछता है, तो हु इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इनिशियल मार्जिन व्हेन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीड अपॉन। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दो, बोथ बायर जो लॉन्ग है और सेलर जिसने शॉर्ट किया है फ्यूचर, दोनों को इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करनी पड़ती है। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इनिशियल मार्जिन इन फ्यूचर ट्रेडिंग? To act as a performance guarantee that cover potential future loss, thus protect against default by the either party। तो इनिशियल मार्जिन क्यों ली जाती है? सो अपन कोई भी अगर पोटेंशियल फ्यूचर लॉस होता है, चाहे बायर को चाहे सेलर को, ठीक है, तो कोई पार्टी डिफॉल्ट ना करे। ठीक है। परफॉर्मेंस गारंटी होती, परफॉर्मेंस बॉन्ड होता है ये। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ इनिशियल मार्जिन रिक्वायर ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कितने परसेंट इनिशियल मार्जिन रिक्वायर होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है। तो द वोलेटिलिटी एंड रिस्क ऑफ द अंडरलाइन मार्केट या स्टॉक कितना वोलेटाइल है और रिस्क कितना है अंडरलाइंग असेट्स में। मोर वोलेटाइल हायर मार्जिन। ठीक है। तो जैसा वोलेटाइल होगा मार्केट, जितना ज्यादा रिस्क दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग इनिशियल मार्जिन मांगी जाती है। ठीक है। रिक्वायर रहती है। मार्क टू मार्केट एमटीएम क्या होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग? यस आयुष जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मार्क टू मार्केट एमटीएम क्या होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में? इट्स अ डेली सेटलमेंट ऑफ गेन एंड लॉस बेस्ड ऑन डेली प्राइस मूवमेंट। जो डेली सेटलमेंट होता है, अगर आपने गेन किया है तो आपको उतने पैसे मिल जाएंगे, लॉस हुआ है तो उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये होता है मार्क टू मार्केट, एमटीएम। ठीक है। जी सर। What happened to open future position at the end of each trading day as a result of MTM? जो भी ओपन फ्यूचर पोजीशन है वो आपकी सेटल होती है दिन के सेटलमेंट प्राइस में। ठीक है। प्रॉफिट क्रेडिट किया जाता है और लॉसेस डेबिट होते हैं ट्रेडर के मार्जिन अकाउंट पे। ठीक है। इन द कॉन्ट्रैक्ट इज रीसेट फॉर नेक्स्ट डे। इफ ट्रेडर मार्जिन अकाउंट फॉल बिलो द मेंटेनेंस मार्जिन ड्यू टू डेली एमटीएम लॉसेस। एक ट्रेडर है जिसका मार्जिन अकाउंट जो है वो फॉल हो गया क्योंकि उसे डे टू डे डेली लॉस हो रहा है, तो उन्हें क्या करना होता है? उनको एक्स्ट्रा एडिशनल डिपॉजिट जमा करना होता है टू ब्रिंग द मार्जिन बैकअप टू द रिक्वायर्ड लेवल। एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे ना आपको, अगर आप डेली लॉस कर रहे हो और आपको यानी डेली लॉस हो रहा है और आपका मार्जिन फॉल होते जा रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा डिपॉजिट जमा करना होगा। अब ये क्वेश्चन बताइएगा। A trader took a long position in one Nifty future contract at a price of 2250, जहां पे लॉट साइज है 25। ठीक है। अगर यहाँ जी सर। 25 लिखा रहेगा तो 25 ही लेना, अगर 75 लिखे रहेगा तो 75 लेना। ऐसा नहीं कि निफ्टी का अगर वहां पे एग्जांपल आ रहा है तो आप सोच रहे हो कि सर वो तो 75 है, यहाँ 25 दिया था। तो इनिशियल मार्जिन अपन ने कितने दी? 55,625, 10%। ठीक है। अगर दिन में आपने लॉन्ग पोजीशन ली 22,250 पे, ठीक है, और फ्यूचर प्राइस क्लोज हुआ 22,308 रुपए में, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? जो डिफरेंस है प्राइस का, 22,308 माइनस 22,250, 58.7 पॉइंट का। तो आप प्रॉफिट में रहे ना, आपने लॉन्ग पोजीशन ली थी तो आप जी सर। प्रॉफिट में रहे। ठीक है। सेम सिनारियो में अगर नेक्स्ट डे मार्केट 22,308 पे, ठीक है,
था और क्लोज हुआ 22,200 पे, तो सेकेंड डे आपका एमटीएम रिजल्ट क्या होगा? तो 308 से 22,200 यानी कि 108 पॉइंट का लॉस हुआ आपको। तो कितने का लॉस हुआ टोटल? 2,717 रुपया। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट डे भी पोजीशन कैरी ऑन किए तो सेकेंड डे आपको लॉस हुआ 40। इफ अ ट्रेडर फेल टू मीट अ मार्जिन कॉल, तो क्या करता है? अगर आपको मार्जिन कॉल आया कि आपको मार्जिन जमा करना है, लेकिन आप जमा नहीं कर पाए, ठीक है, तो क्या होगा? मार्केट या एक्सचेंज, ब्रोकर या एक्सचेंज क्या करती? क्लोज कर देती है पोजीशन, ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है उसका पोजीशन। ठीक है, लिक्विडेट कर देते हैं कि उनको और ऊपर लॉस ना हो, क्योंकि जितनी मार्जिन थी वो तो ऑलरेडी जा चुकी है उनकी। ठीक है, व्हेन आर द प्रॉफिट और लॉस ऑन फ्यूचर पोजीशन एक्चुअली रियलाइज एंड पेड आउट? जो मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शन, सॉरी, फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस कैसे सेट होता है? डेली, ईच ट्रेडिंग डे प्रॉफिट एंड लॉस सेटल इन कैश इन द मार्जिन अकाउंट। ठीक है, एमटीएम प्रोसेस से डेली होता है। डेली सेटलमेंट प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लास्ट 30 मिनट्स का वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस ऑफ ट्रेड। ठीक है, जो लास्ट 30 मिनट्स का होता है, ठीक है, ऑफ ट्रेडिंग ऑन डेट डे, लास्ट 30 मिनट यानी कि 3 बजे से 3:30 तक जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस आता है, ठीक है, उस पर वो सेटल होता है। ठीक है, जी सर। कुछ समझ, यानी कि कुछ डाउट आ रहे हैं कि आपने रिवीजन किया है तो सब चीज क्लियर है? हाँ नहीं सर, थोड़ा अभी गो थ्रू करना बाकी है। हाँ, तो बस वही बात है सर, और कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। सर हाउ, ये मतलब जो सर जैसे आप ये क्वेश्चंस की सर प्रैक्टिस करा रहे हैं, हाँ, क्या ये सर गूगल पे पेपर वगैरह पड़े रहते हैं मतलब प्रैक्टिस के लिए? नहीं, उसमें प्रैक्टिस के लिए पेपर नहीं पड़े रहते। या ये सर कहीं क्वेश्चन बैंक वगैरह किसी वेबसाइट पे हमें मिल सकता है? नहीं तो ये मैं आपको दूंगा ना, अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो आप ही लोग के लिए है। अच्छा हाँ, उसी के तो मैं चार्जेस लिया हूँ, ये सब मैं आप लोगों को दे दूंगा। अच्छा अच्छा। और वैसे ना ठीक। ये प्रैक्टिस, एमसीक्यू की प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बुक को कितना अच्छे से रिवाइज करते हैं। हाँ अरे सर, एक्चुअल में हुआ क्या, मैंने सर आपको वो ब्रोशर दिखाए थे ना, 4 वीक हाँ, और 7 वीक वाले, हाँ, 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 जो रेसिडेंशियल था। हाँ, हाँ, सर मैंने उसमें अप्लाई किया था, और मैंने हाँ, उसकी फीस भी पे कर दी थी, मतलब हाँ, लास्ट वीक हाँ, फ्राइडे सैटरडे में। हाँ, तो कल उन लोगों का वो आया, अच्छा, मतलब रिप्लाई आया, कॉल करके जैसे कंफर्म करते हैं ना। हाँ, हाँ, तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्यों? ये सिर्फ स्टूडेंट्स लोगों के लिए है। मैंने कहा कि भाई मैं भी स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं अभी भाई एग्जीक्यूटिव एमबीए कर रहा हूँ फाइनेंस में। हाँ, तो उनका कहना था कि ये सिर्फ कम एज वाले लोगों के लिए है, अच्छा, तो मतलब ठीक, 25-26 की एज तक, जो जेनजी जनरेशन हो गई अच्छा, अच्छा, 21st सेंचुरी की, उनके लिए है। हम्म, और मैंने कहा सर, जब हम इस एज के थे हमें उतनी अवेयरनेस नहीं थी, हाँ, इतना सोशल मीडिया वगैरह नहीं था उस टाइम पे, ऐसे प्रोग्राम भी नहीं थे हाँ, एनआईएसएम के। हाँ, हाँ, तो मैंने कहा सर देख लीजिए, हाल की मैंने उन्हें हमने अच्छे से मैंने उन्हें सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए सर मेल वगैरह लिखा था, हाँ, हाँ, और अपना कॉलेज का आईडी वगैरह, और जो मेरा हाँ, ऑफर हाँ, लेटर है। मैंने कहा सर भले ही मेरा एमबीए एग्जीक्यूटिव है, हाँ, पर ये फुल टाइम के ही बराबर है। तो हम्म, वो मैंने उन्हें कहा तो फिर बार उन्होंने मेल भी रिप्लाई किया कि सर आपका ही नहीं, हमने बहुत लोगों का मतलब अच्छा, वापस अच्छा, कर रहे हैं हम रिफंड के लिए, अच्छा, अच्छा, कि आगे हम फ्यूचर में कुछ ऐसा मतलब लेकर आएंगे प्रोग्राम, जिसमें हम्म, ज्यादा एज वालों के लिए भी हो ट्रेनिंग वगैरह। बट अभी के ठीक है, लिए मतलब ये चीज नहीं है। कोई तो प्रॉब्लम सर नहीं। कोई और ऐसा सर आपके नॉलेज में सर मिल सकता है क्या कहीं प्रोग्राम वगैरह जो हम मतलब नहीं, देख सकते प्रोग्राम मत करिए। अगर प्रोग्राम, क्या है कि बाकी सब तो कॉस्टली रहता है, और उसका क्या रिजल्ट है ये मैं नहीं जानता, हैं? क्योंकि अच्छा। कौन क्या करने जा रहा है, कौन सिंसियर है, कितना सिंसियर है, ये नहीं पता। लेकिन हाँ हाँ, हाँ। अगर कोई वेबिनार होता है, कोई सेमिनार होता है,
नेशनल लेवल पे किसी, मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर वाले, जो बिजनेस न्यूज़पेपर वाले हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर हम्म। कोई ऐसा ऑथेंटिक सोर्स जहां से, जिसका सर्टिफिकेट, या कोई कोई ऐसा स्पीकर आने वाला है जिसको सुन के कुछ नॉलेज मिल जाए, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है। लेकिन आज के टाइम में ये सब चीजों में कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा है, क्योंकि सब चीजें अवेलेबल है मार्केट ये। बस सर इसका थोड़ा सा ही था कि एटआईएसएम का था ना गवर्नमेंट का, तो इसलिए क्रेडिबिलिटी हाँ थी। ठीक है, बट इसके मैं आपको बता हाँ रहा हूँ, हाँ आप इक्विटी डेरिवेटिव कर लीजिए, हाँ 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 रिसर्च एनालिस्ट कर लीजिए। हाँ उसके बाद ये दो करने के बाद आपको जो इच्छा हो वो करिएगा, लेकिन ये दो कर लीजिए, आपको हाँ। बहुत अच्छा, यानी कि इससे ज्यादा क्रेडिट कहीं नहीं है, किसी ठीक है। किसी भी जगह में। इवन कि मैं कई लोगों को देखता हूं तो केवल वो सेबी अवेयरनेस का जो एनआईएसएम का सर्टिफिकेट है ना, उसको लगा के क्रेडिट पा रहे हैं लोग। मैंने देखा, मैं बोला ये कौन सा, अच्छा। हाँ वो फ्री का एग्जाम है वो। ओके ओके। फिर भी लोग क्रेडिट पा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये दो एग्जाम कर लीजिए, बहुत है। और सस ठीक है, दो दो चार हजार फीस लगती है इसकी एग्जाम की, लेकिन हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टिपिकली सेटल एट एक्सपायरी। इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये फोकस करिएगा। इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है, वो कैश में सेटल होते हैं इंडेक्स फ्यूचर, यूजिंग द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑन द एक्सपायरी डेट। इंडेक्स फ्यूचर कैश सेटलमेंट होता है, याद रखिएगा। स्टॉक फ्यूचर सेटल एट एक्सपायरी इन इंडिया, फिजिकल डिलीवरी। ठीक है, फिजिकल यानी कि आपको शेयर बाय, और आपको शॉर्ट किया है आपने तो लॉन्ग करना होगा, लॉन्ग है तो शॉर्ट करना पड़ेगा, यानी कि डिलीवरी देनी पड़ेगी या तो लेनी पड़ेगी, दो चीजें होती है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट इन अ फ्यूचर, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट डेट एग्जिस्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। कितने लोगों ने पोजीशन ली और वो अभी भी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किए हैं, क्लोज नहीं किए हैं, दैट्स अ ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, क्लोज नहीं किया उन्होंने अपनी पोजीशन, उसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। Why the number of long future position always equal to the number of short future for a given contract? ठीक है, क्योंकि एवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक बायर होता है, एक सेलर होता है। ओपन इंटरेस्ट काउंट ओनली वन साइड ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो बायर, एक बायर होता है एक सेलर होता है। ठीक है, इक्वल होते हैं ना, मैं बाय कर रहा हूं तो कोई सेल कर रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में ये काउंट नहीं होता। लॉन्ग कितने लोग हैं और शॉर्ट कितने हैं, ये काउंट होता है। ठीक है, जैसे सपोज अ गिवन डे 500 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्टिकुलर फीचर वाज ट्रेडेड, 500 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ डे इज 500 एंड ओपन इंटरेस्ट विल इंक्रीज बाई 500। नो, केवल वॉल्यूम 500 हुआ ना, 500 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए। ठीक है, वॉल्यूम काउंट ऑल कॉन्ट्रैक्ट। ओपन इंटरेस्ट चेंज डिपेंड ऑन हाउ मेनी न्यू कॉन्ट्रैक्ट वेर क्रिएटेड और क्लोज। ठीक है, वॉल्यूम से काउंट क्या होता है, कितने ट्रेड हुए। हो सकता है कि कल किसी ने बाय किया था तो आज सेल कर दिया। ठीक है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट से ये पता चलता है कितने न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुए और कितने क्लोज हुए। ठीक है, विच सिनारियो विल इंक्रीज द ओपन इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई 1। ठीक है, तो आंसर, अ न्यू बायर और न्यू सेलर एंटर द मार्केट एंड क्रिएट अ न्यू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। ठीक है, तो एक ओपन इंटरेस्ट हुआ, एक बायर और एक सेलर मिला, तो ओपन इंटरेस्ट तो एक ही हुआ ना। ठीक है, इफ वन ट्रेडर विथ एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर बाय बैक एंड टेक कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अनदर ट्रेड हु हैज एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन, तो ओपन इंटरेस्ट इज डिक्रीज बाई 1। ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, कि एक दिन के कॉन्ट्रैक्ट में कितने ट्रेड हुए, नंबर ऑफ ट्रेड बाय और सेल, तो वो ट्रेडिंग वॉल्यूम बताते हैं। ठीक है, ये सब कोर्स को अगर आप अच्छे से करते हैं ना, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स को,
तो इसकी कहीं ना कहीं वैल्यू है, अच्छी वैल्यू है, ठीक है। तो इसको अपन क्या है कि अच्छे से पढ़ें, अच्छे नंबर आए ना तो एक और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे ऐसे भी पड़ता है, अगर अपन पास भी करते हैं तो बहुत सारे लोग तो पास भी नहीं कर पाते एग्जाम। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम इसमें नंबर भी अच्छे लाए, ठीक है, तब तो मतलब होगा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट इज ट्रू? तो सबके आंसर ए ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सब में ए मार के आ गया, ये तो ऐसा मैंने बनाया है। डेली वॉल्यूम कैन एक्सीड ओपन इंटरेस्ट बिकॉज द सेम कॉन्ट्रैक्ट कैन चेंज हैंड हैंड मल्टीपल टाइम इन अ डे, ठीक है। वॉल्यूम चेंज होता है, बहुत ऊपर जा सकता है, ठीक है। प्राइस बैंड क्या होता है बताइए? प्राइस बैंड तो पता है आपको? यस। सर जो लिमिट लगी होती है कॉन्ट्रैक्ट हाँ में, हाँ 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 उसको प्राइस बैंड बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो परमिस परमिशन कितने की है? परमिसिबल रेंज ऑफ प्राइस, अपर और लोअर लिमिट, ठीक है, विथ इन द कॉन्ट्रैक्ट कैन ट्रेड ड्यूरिंग द डे, ठीक है। जैसे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, अब इसका नेक्स्ट में एग्जांपल में देखते हैं। इफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी 100 और इसका लिमिट जो है 10% है, डेली प्राइस बैंड, तो लोवेस्ट प्राइस होगा 90 और हाईएस्ट प्राइस होगा 110। एनी डाउट? ये ना प्राइस बैंड, इसमें 10% का है, किसी में 20 का रहता है, किसी में 5% का रहता है कि नहीं? हेलो। जी सर, जी सर। जी। तो ये सब चीजों का नॉलेज रखेंगे ना तो एग्जाम बहुत अच्छे से बनता है अपने से, कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है, ठीक है। फिर ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ न्यू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, हाउ इज द इनिशियल प्राइस बैंड यूजुअली डिटरमाइंड? अगर आज ट्रेडिंग का पहला दिन है तो कैसे डिसाइड करोगे उसका प्राइस बैंड क्या होगा? यस। सर पिछले दिन के उससे पता लगेगा ना, हाँ। जो मतलब सर जो लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस है वो आज का जो है कैश ओपन में। ओपन प्राइस हो जाएगा ना सर। हाँ, लास्ट डे का नहीं, लेकिन आज तो फर्स्ट ट्रेडिंग डे है ना, यहाँ पे लास्ट फ्यूचर प्राइस की भी बात हो रही थी, लास्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बात था ना। लेकिन आज तो पहला ट्रेडिंग डे है तो फ्यूचर प्राइस तो आज ही से शुरू हुआ है ना। अच्छा, ये सर थोड़ा ट्रिकी आ गया सर। हाँ ट्रिकी है, लेकिन अपन ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको थोड़ा सा हाँ। याद आ रहा होगा तो। देखो, तो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है इन कैश मार्केट, जो पिछले दिन कैश मार्केट में जो क्लोजिंग हुई उसके अकॉर्डिंग प्राइस बैंड डिसाइड होगा, जो कैश मार्केट में हुआ ना उसके अकॉर्डिंग। समझ में आया सर? जी सर। पिछले दिन यानी कि एक्सपायरी का दिन था तो कैश में जो सेटलमेंट हुआ, ठीक है, क्लोज हुआ कैश में, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ, ठीक है। पिछले जी दिन सर। कैश में जो हुआ, ये आता है क्वेश्चन सर, ये घुमा देगा आपको एग्जाम में। और जब अपर और लोअर सर्किट लगता है प्राइस में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, तो हॉल्ट कितने टाइम के लिए होता है? टेम्पोररी हॉल्ट होता है। जी सर। और एक्सचेंज उसको वाइडन करती है द बैंड, और रिज्यूम करती है ट्रेड आफ्टर अ कूलिंग ऑफ टाइम, कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है उसके बाद, ठीक है।
क्योंकि उनको स्टेबिलिटी भी तो लानी है ना एक्सचेंज को मार्केट में। कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद फॉल्ट होता है ना, जैसे 20% हुआ, 10% सर्किट पड़ा, तुरंत नहीं होता है। ठीक है। पे जी सर। ऑफ लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन एट एक्सपायरी क्या होता है? पे ऑफ कैसा मिलता है कि एक्सपायरी वाले दिन फ्यूचर प्राइस, ठीक है, स्पॉट प्राइस एट एक्सपायरी, कैश प्राइस जो स्पॉट प्राइस है वो कितने में हुआ, फिर मल्टीप्लाई बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कोई शेयर है, उसका स्पॉट प्राइस था 100 और वो एक्सपायर यानी कि उसका मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट था 250, तो इतने में एक्सपायर होगा, इसका पोजीशन एक्सपायरी। ठीक है। शॉर्ट का क्या होगा? फ्यूचर एंट्री प्राइस माइनस स्पॉट एंट्री प्राइस इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज, वो शॉर्ट फ्यूचर का हो जाएगा, एफ माइनस एट एस इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज। ठीक है। यहां पे क्या है? एस माइनस एफ इंटू कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी। ठीक है। अब यहां पे इसको पढ़ के कोई बताएगा। ट्रेडर सेल अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट 200, सेल किया ना 200 रुपया पे। जी सर। ठीक है। फिर ईच कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 100 यूनिट। ठीक है। 100 यूनिट है एक कॉन्ट्रैक्ट में, तो एक्सपायरी वाले दिन 180 में आ गया तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 2000 का सर, 20 × 100। हाँ, ये 2000 का प्रॉफिट हुआ क्योंकि उन्होंने शॉर्ट किया था। ठीक है। क्लियर यहां तक? जी सर। ओके। फिर विच इज द स्टेटमेंट अबाउट रिस्क रिवॉर्ड ऑफ लॉन्ग फ्यूचर इज ट्रू? तो रिस्क रिवॉर्ड कैसा होता है लॉन्ग फ्यूचर में? कैसा होता है बताइए। लॉन्ग फ्यूचर, अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर लिया, ज्यादा होते हैं। सर मतलब 3 महीने के लिए ना सर? नहीं नहीं, लॉन्ग फ्यूचर लिया ना मैंने, मान लो किसी भी महीने का लिया, तो रिस्क रिवॉर्ड क्या है? रिस्क कितना है और प्रॉफिट कितना है? सर रिस्क भी अनलिमिटेड है और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है। यस। जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा। जितना आपका रिस्क, प्रॉफिट अनलिमिटेड है और रिस्क भी अनलिमिटेड है। ठीक है। अनलिमिटेड पोटेंशियल प्रॉफिट होता है ना इसमें, प्रॉफिट अनलिमिटेड होती है। ठीक है। और लार्ज लॉस। ठीक है। अनलिमिटेड लॉस बोलते हैं जिसको। अगर आपने शॉर्ट फ्यूचर किया है तो अनलिमिटेड लॉसेस इफ असेट प्राइस राइज। आपने फ्यूचर को शॉर्ट किया और उल्टा मार्केट ऊपर भागा तो गए आप, तो खत्म हो फिर। ठीक है। इसको समझना, एक एक क्वेश्चन को ना पढ़ने में टाइम दीजिएगा, समझिएगा। और पे ऑफ डायग्राम कैसा होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट? स्ट्रेट लाइन होती है ऐसा, स्ट्रेट, प्रॉफिट जी ऐसा, सर। और यहां पे आपने खरीदा है तो लॉस भी नीचे, ऐसा रहता है ना, स्ट्रेट लाइन सीधी, स्ट्रेट लाइन लीनियर पे ऑफ बोलते हैं जिसको। ये ऐसा जाता है ना, प्रॉफिट ऊपर, लॉस अनलिमिटेड। ब्रेक इवन क्या होता है लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन में? आपने जिस ब्रेक इवन में बता देता हूं क्या होता है, आपने जिस प्राइस पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री की थी और एक्सपायरी वाले दिन उसी प्राइस पे वो यानी कि लैप्स हो गया या स्क्वायर ऑफ हो गया जो भी। ठीक है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। ब्रेक इवन का मतलब है कि यहां पे अगर स्टॉक खरीदे हो 100 में और स्टॉक 100 में ही रह गया तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हो, लेकिन जितना ऊपर जा रहा है तो वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो 100 से ऊपर जाएगा तब तो प्रॉफिट शुरू होगा ना, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है।
व्हाट इज द मीन बाय टेकिंग अ स्प्रेड पोजीशन इन फ्यूचर ट्रेडिंग? स्प्रेड क्या होता है? एक simultaneously holding a long position in one future contract and short position in another related future contract, either different maturity but related underlying assets. ठीक है, एक इस दिस मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने लॉन्ग किया और नेक्स्ट मंथ का शॉर्ट कर दिया, या इस महीने का शॉर्ट किया अगले महीने का लॉन्ग कर दिया। ठीक है, simultaneously holding a long position in one future and short position in another related future contract। ठीक है, या तो डिफरेंट मैच्योरिटी का हो सकता है या सेम मैच्योरिटी का भी हो सकता है। कैलेंडर स्प्रेड क्या है बताइए? सर जब पूरे महीने का मतलब हम अ, बहुत सर सिंपल फ्यूचर है। फ्यूचर पहले महीने में खरीदते हैं और एक महीने जो में, से हाँ देखिए, कंपेयर टू अ सिंगल नेकेड फ्यूचर, स्प्रेड पोजीशन क्या होता है? सॉरी कैलेंडर में थे अपन। वन फ्यूचर एक्सपायरी मंथ को लॉन्ग किया और शॉर्ट किया अनदर एक्सपायरी, सेम अंडरलाइंग असेट। ठीक है, या वन फ्यूचर को शॉर्ट किया, या वाइस वर्सा है ना, गोइंग लॉन्ग इन वन फ्यूचर एंड शॉर्ट इन अनदर। ठीक है, एक को बाय किया एक को सेल किया लेकिन अलग अलग मंथ का, बट सेम अंडरलाइंग असेट। ठीक है, कैलेंडर यानी कि महीना बदला बस, इसलिए कैलेंडर। कैलेंडर बदल गया यानी कि अभी चल रहा है क्या, मई, तो मई को मैंने लॉन्ग किया, जून को शॉर्ट कर दिया, या मई को शॉर्ट किया जून को लॉन्ग कर दिया। तो ये कैलेंडर स्प्रेड होता है फ्यूचर में, ये आता ही आता है बॉस। ठीक है, स्प्रेड में क्या होता है? लोअर रिस्क होता है स्प्रेड में, लोअर रिस्क लोअर पोटेंशियल रिटर्न। ठीक है, इंटर कमोडिटी स्प्रेड क्या होता है? इंटर कमोडिटी में गोइंग लॉन्ग ऑन वन कमोडिटी फ्यूचर एंड शॉर्ट टू अदर। ठीक है, इंटर कमोडिटी स्प्रेड। मार्जिन सेटलमेंट क्या होता है? मार्क टू मार्केट जो डेली सेटलमेंट होता है, डेली प्रोसेस ऑफ सेटिंग गेन एंड लॉस। ठीक है, विच टाइप ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट यूज फ्यूचर प्राइमरली टू रिड्यूस एग्जिस्टिंग रिस्क? बताइए, इसका आंसर एक बार में आना चाहिए। कौन मार्केट पार्टिसिपेंट है जो फ्यूचर का यूज अपने रिस्क को, एग्जिस्टिंग रिस्क को रिड्यूस करने के लिए करते हैं? बताइए, बहुत इजी, बिना ऑप्शन देखे बताइए, जल्दी फास्ट। सर जो प्रीमियम पे करते हैं। नाम क्या है? मार्केट पार्टिसिपेंट। आपने चैप्टर 3 अगर पढ़ा होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। मार्केट पार्टिसिपेंट यानी कि कौन, मार्केट में तीन लोग पार्टिसिपेट करते हैं फ्यूचर मार्केट में। एक होते हैं ट्रेडर, एक होते हैं हेजर्स, एक होते हैं आर्बिट्राज। सर हेजर्स। ओके, तो ये हेजर्स का काम है। स्पेक्यूलेटर्स या ट्रेडर क्या करते हैं? वो कोई पोजीशन उनकी नहीं रहती है, बस वो प्रॉफिट के लिए मार्केट का प्राइस मूवमेंट देख के आते हैं कि उनको बड़ा प्रॉफिट गेन हो। ठीक है,
स्पेक्यूलेटर्स यानी कि उनके पास कोई पोजीशन नहीं होती, केवल फ्यूचर पोजीशन लेते हैं, अंडरलाइंग में कोई एक्सपोजर नहीं होता, या कैश में उनके पास माल नहीं होता, एक समझ जाओ, सामान नहीं होता उनके पास, वो आज सर फ्यूच ऐसे ही मैं कोई कंटेंट देख रहा था, तो हाँ उसमें मेंशन था कि रावण की लंका थी वो सोने की क्यों थी। हाँ। तो उसमें कहा गया कि वो सोने की इसलिए थी क्योंकि रावण के भाई कुंभकर्ण ने इन्वेस्ट किया और फिर 14 साल के लिए सो गया। तो हो गया, सही बात। तो रावण की लंका सोने की हो गई। और जो राम जी की अयोध्या थी वो हाँ। सारे ट्रेडर थे। अच्छा। रोजाना खरीदते बेचते थे, इसलिए हाँ राम जी के होने के बावजूद भी हाँ। अयोध्या वाले मतलब अयोध्या सोने की नहीं हुई। तो अच्छा। कुल मिला के मतलब वही रहा ना सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। हाँ हाँ, वो सब बोलने की बात है। और देखो, ट्रेडर्स तो सबसे बड़े, यानी देखिए, ट्रेडर्स को भी ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनको अच्छा प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो जैसे फ्यूचर पोजीशन जो लेता है, रिस्क लेता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो उसको स्पेक्यूलेटर्स बोलते हैं। ठीक है। आर्बिट्राजर कौन होते हैं, बताइए, आर्बिट्राजर कौन होता है। जो मार्केट में प्राइस शेयर की कम ज्यादा रहती है बीएससी और एनएससी में। हाँ, नहीं, बीएससी एनएससी छोड़ दीजिए, अगर सेम मार्केट में भी फेयर वैल्यू से ज्यादा और कम है, ठीक है, फ्यूचर प्राइस अगर उनको फेयर वैल्यू से कम ज्यादा दिख रहा है, तब वो क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली बाय और सेल करते हैं इन टू और मोर मार्केट टू प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंशियल। ठीक है। दो मार्केट में भी कर सकते हैं या ज्यादा मार्केट में भी कर सकते हैं, एक मार्केट में बाय करते हैं और दूसरे मार्केट में सेल कर देते हैं, या एक मार्केट में सेल करके दूसरे में बाय कर लेते हैं। ठीक है। तो जिनको दिख रहा है कि फ्यूचर प्राइस है वो फेयर वैल्यू से ऊपर है या फेयर वैल्यू से नीचे है, तो फेयर वैल्यू से ऊपर है तो उसको क्या करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं। फेयर वैल्यू से नीचे है उसको वो बाय करते हैं। ठीक है। 71 बताइए। अ फार्मर एक्सपेक्ट टू हार्वेस्ट 100 टन ऑफ वेट इन 3 मंथ, उसको ये डर लग रहा है कि प्राइस गिर सकता है, तो वो हैज कैसे करेंगे। फार्मर खेती कर रहा है 100 टन गेहूं उगाएगा 3 महीने में, उसको लग रहा है कि प्राइस गिर मत जाए, तो क्या करेगा वो, शॉर्ट कर देगा वेट फ्यूचर्स आज, और प्राइस को लॉक कर देगा कि इससे नीचे भी जाएगा तो मुझे उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं तो वैसे भी डिलीवरी देने के लिए तैयार हूँ 3 महीने बाद। तो शॉर्ट किया किए हो तो डिलीवरी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, शॉर्ट करते तो डिलीवरी देना पड़ता है, बाय करोगे तो डिलीवरी लेना पड़ता है। ठीक है। अगर आपको लगता है स्टॉक मार्केट गिरने वाला है और एक पोर्टफोलियो मैनेजर है जिसने लार्ज क्वांटिटी इक्विटी पोर्टफोलियो रखा है, तो वो क्या करेंगे, शॉर्टिंग इंडेक्स फ्यूचर, वो इंडेक्स को शॉर्ट कर देंगे इक्विवेलेंट टू पोर्टफोलियो वैल्यू। ठीक है। इसमें वो बीटा का भी यूज करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। ठीक है, कैश एंड कैरी में क्या करते हैं, असेट को बाय करते हैं स्पॉट में और फ्यूचर में सेल कर देते हैं। ठीक है, इसको कैश एंड कैरी बोलते हैं। लेकिन रिवर्स कैश और कैरी में क्या करते हैं, असेट को सेल करते हैं स्पॉट में और बाय करते हैं फ्यूचर में। ठीक है। इफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज प्राइसिंग एट सिग्निफिकेंट अबव इट्स कॉस्ट ऑफ कैरी फेयर वैल्यू। ठीक है, अगर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है कि वो फेयर वैल्यू से ज्यादा है, तो आप उसको शॉर्ट करोगे ओवर ओवर प्राइस को और बाय करोगे अंडरलाइंग असेट्स को। ठीक है। अगर मार्केट में स्पेक्यूलेटर्स ना रहे तो हेजर्स को क्या होगा, लिक्विडिटी सबसे ज्यादा फेस करनी होती है, काउंटर पार्टी नहीं मिलेगा, हेजर को तो मार्केट रिस्क से बचना है, लेकिन उसको तो अगर ट्रेडर ही नहीं होंगे तो लिक्विडिटी कहाँ से मिलेगी। तो दोनों हेजर्स और स्पेक्यूलेटर्स जो हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट हैं। ठीक है।
ये याद रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन आता है। अ ट्रेडर हु शॉर्ट 5 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक ट्रेडर ने 5 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट किया विदाउट ओनिंग, उनके पास अंडरलाइंग असेट नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई ट्रेडर है, उसने 5 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है, तो जितना प्राइस गिरते जाएगा उनको प्रॉफिट होगा। बेनिफिट इफ प्राइस फॉल, नो नीड टू ओन द एसेट टू शॉर्ट फ्यूचर, ठीक है। You must own or borrow the underlying asset before you can sort a future contract on the asset. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको क्या जरूरत है अंडरलाइंग असेट को ओन या बारो करने की? नो, जरूरत नहीं पड़ती है। इफ इन्वेस्टर वांट टू मेंटेन अ हेज बियॉन्ड द करंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या करते हैं? रोल ओवर कर देते हैं हेजिंग को, ठीक है। रोल ओवर कर देते हैं बाय क्लोजिंग द एक्सपायरिंग फ्यूचर। On a day when future contract trading volume is very high, किसी दिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत हाई है लेकिन ओपन इंटरेस्ट अनचेंज है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? लॉट ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन ओपन एंड क्लोज ऑन द डे इज ऑकरिंग विथ इन अ नेट न्यू विथ फ्यू नेट पोजीशन बीइंग एडेड। वॉल्यूम बहुत हाई है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है किसी स्टॉक में या इंडेक्स में, लेकिन ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? कि बहुत सारे लोगों ने पोजीशन ओपन की, क्लोज की, लेकिन न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन ऐड नहीं हुआ, ठीक है। हेजिंग कैसे बोलते हैं? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेजिंग विद फ्यूचर बेसिस रिस्क रिफर टू। बेसिस रिस्क क्या है? इसका मतलब है द रिस्क दैट फ्यूचर प्राइस में नॉट मूव इन परफेक्ट लॉकस्टेप विद द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट बीइंग हेज, ठीक है। तो इसमें हेज जो है वो इम्परफेक्ट, ठीक है। क्रॉस हेज क्या होता है? बहुत इजी है, बताइए। क्रॉस हेज सर 1 मिनट दीजिए। क्रॉस हेज इजी है, आता है क्वेश्चन कई बार। सर क्रॉस हेज एक तरह की सर अ, आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हो गई, जिसमें जो इन्वेस्टर होता है वो 2 पोजीशन लेता है नहीं, और मतलब देखिए, जो नहीं दूसरी नहीं नहीं, पोजीशन होती है उससे लॉसेस को कवर करने की कोशिश नो नो करता नो, है। नहीं नहीं, देखिए, आप एक ऐसे यूजिंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास जैसे आप जेट फ्यूल का यूज करें, जेट फ्यूल, तो जेट फ्यूल तो ट्रेड नहीं होता है मार्केट में, जी सर। तो उसकी जगह सेम उससे मिलता जुलता जो सेम क्वालिटी का, आप चाहे वो गैसोलीन हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, आप उसको यूज करते हो अपने रिस्क को हेज करने के लिए, यूजिंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल अंडरलाइन, ठीक है। ऐसा जो फ्यूचर में अवेलेबल नहीं है या आइडेंटिटी ही नहीं है उसकी, ठीक है। जैसे जेट फ्यूल का एक एग्जांपल था, जेट फ्यूल, ठीक है। उसको हैच करने के लिए लोग क्या यूज करते हैं? क्रूड ऑयल नेट या गैसोलीन को हैच करते हैं, ठीक है। ये इसको देखिएगा जब आप चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, तो वो क्रॉस हैच होता है। यानी कि मेरे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको मेरे को हैच करना है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर में अवेलेबल नहीं है, तो उससे मिलता जुलता
जो अंडरलाइंग असेट्स है उसको मैंने यूज कर लिया फॉर हेजिंग पर्पस। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है कि यू एग्री टू बाय 10 ग्राम ऑफ गोल्ड आफ्टर 1 मंथ। ये तो अपन ने देखा था प्राइस, ये जो क्वेश्चन है वो बुक में भी है। तो आपने फॉरवर्ड प्राइस कितना दिया, 62,337, और जब आपको डिलीवरी मिली तो उस समय प्राइस क्या था, 62,700। तो अपने को 363 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम में, तो आपने बाय क्या किया और सेल क्या किया, लॉन्ग और शॉर्ट, ये सब पॉइंट्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा बहुत। ठीक है, अब सेम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे अपन ने 62,337 में लिया, लेकिन उसका प्राइस 62,100 पहुंच गया, तो अपने को 237 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन का क्या रोल रहता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, वो काउंटर पार्टी होता है बोथ साइड के लिए, एवरी ट्रेड गारंटी देता है परफॉर्मेंस की। ठीक है, क्लीयरिंग हाउस। ठीक है, डे टू डे मार्केट, डेली M2M, डेली लॉस को सेट करना और गेन को एवरी डे। ठीक है, अगर कोई ट्रेडर लार्ज पोजीशन लेता है विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो फ्यूचर आर सुटेबल व्हाई। अगर कोई ट्रेडर चाहता है मैं बड़ी पोजीशन लूं लेकिन मेरे पास पैसे कम है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो लीवरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, लीवरेज। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है लीवरेज का, अगर आपके फेवर में वो स्मॉल प्राइस मूवमेंट आया तो आपको बड़ा गेन होगा, लेकिन लॉस भी बड़ा होगा आपको लीवरेज में। ठीक है, लीवरेज में क्या होता है, मार्जिन पेड करके अपन पोजीशन तो ले लेते हैं, कितना परसेंट मार्जिन होता है, एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो बहुत कम मार्जिन होता है। ठीक है, जितना कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू होता है उससे बहुत ही कम मार्जिन होता है। ठीक है, इसलिए मूवमेंट मिल गया तो लॉटरी लग गई, नहीं मिला तो रास्ते में आ गए। इफ इन्वेस्टर इज लॉन्ग 5 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ईच ऑन 100 यूनिट ऑफ अंडरलाइन, तो इसका क्या मतलब है, इन्वेस्टर हैज अ आउटस्टैंडिंग बाय पोजीशन ऑन 5 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और इट्स टोटल लॉन्ग 500 यूनिट। ठीक है, वाया फ्यूचर। एक्सपायरी ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट हैपन टू द ओपन इंटरेस्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट, जितनी ओपन पोजीशन है सब सेटल हो जाती है। ठीक है, फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस का जो कन्वर्जन है, यानी कि जो गैप है, वो लगभग 0 हो जाता है। ठीक है, जो डिफरेंस होता है। विच ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टेंड टू बी द मोस्ट लिक्विड, सबसे ज्यादा लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, जो नियरेस्ट मंथ होता है, नियर मंथ। ठीक है, नियर मंथ का लिक्विड होता है, नियर। इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग एट एक्सपायरी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो एक्सपायरी वाले दिन फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस इक्वल हो जाते हैं। फ्यूचर फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में तो सेम है, लेकिन क्या चीज डिफरेंस करती है, फ्यूचर में MTM डेली सेटलमेंट होता है, इंटरिम कैश फ्लो दोनों से मांगा जाता है। ठीक है, विच कैन कॉज फॉरवर्ड एंड फ्यूचर टू डाइवर्ज इफ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट विथ अंडरलाइंग प्राइस। ठीक है, स्पैन का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क स्पैन। स्पैन से क्या पता चलता है, द इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर पोर्टफोलियो टू ऑफ डेरिवेटिव बाय असेसिंग ओवरऑल रिस्क। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। रिवर्स कैश एंड कैरी क्या होता है, अपन कैश में सेल किए और फ्यूचर में बाय कर लिए, हमेशा बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं उसको, कैश में सेल करना और फ्यूचर में बाय करना। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसको अच्छे से पढ़िए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज, ट्रेड ऑन एक्सचेंज, लिक्विडिटी होती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जनरली कैरी हायर क्रेडिट रिस्क देन फ्यूचर, ये भी सही है। बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट मार्जिन एंड सेटल लॉसेस डेली, ये भी सही है। एक्सपायरी में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टिपिकली बी मच हायर देन द स्पॉट, ये रॉन्ग है। एक्सपायरी वाले दिन फ्यूचर और स्पॉट प्राइस का जो डिफरेंस है 0 होता है, ठीक है। तो आंसर तो ए है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। सो यहां तक मजा आया, समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएंगे?